अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वीन ऑफ किचन में। दोस्तों, तिल गुड़ की पूड़ी खाने का मजा तभी है जब उसमें सारण यानी कि स्टफिंग भरपूर भरा हो, स्टफिंग किनारों तक पूरी तरह से अच्छे से भरा हुआ हो और एकदम खस्ता यानी खुशखुशीत हो। तो चलिए आज बनाते हैं मकर संक्रांति की स्पेशल तिल गुड़ की पूड़ी। इस पूड़ी को खास ट्रिक के साथ बनाया जाता है जिसकी वजह से जो सारण यानी कि स्टफिंग होती है पूड़ी में बिल्कुल किनारों तक भरी हुई होनी चाहिए। इतना सारा सारण भरने के बाद भी जब हम इस पूड़ी को सेंकते हैं तवे के ऊपर तो बिल्कुल गुब्बारे की जैसी फूलती है। तो सभी ट्रिक्स के साथ आज हम इसे बनाएंगे ताकि आपकी जो पूड़ी है 8 दिनों तक आप इसे आराम से स्टोर करके रख सके। जो सारण यानी कि स्टफिंग होती है पूरे पूड़ी के अंदर अच्छे से स्प्रेड हो जाए और पूड़ी जो है वो खुशखुशीत बने, मतलब अच्छे से खस्ता बने। तो सभी टिप्स इस वीडियो के अंदर देखेंगे, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए सबसे पहले अब हमें गैस ऑन कर देना है और कढ़ाई में भूनने हैं हमारा मेन इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के तिल लिए हैं। अच्छी तरह से इसे साफ कर लिया था और अब इसे लो फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक इसके चटकने की आवाज़ ना आने लग जाए। तो तिल को लो फ्लेम पर भूनना ज़रूरी है, तभी ये अच्छे से भून जाएंगे। और बस अब हम भुने हुए तिल को निकाल लेते हैं और इसी पैन के अंदर अब हमें भूननी है मूंगफली। तो 1 कप हमने तिल लिए थे, आधा कप हमें यहाँ पर चाहिए मूंगफली। मूंगफली को भी बिल्कुल कम गैस पर हमें भूनना है। इसका कलर जो है वो चेंज ना होने पाए और ये कच्चे भी ना रहे। तो इस तरह से मूंगफली को भी हमने भून लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें भून रही हूँ आधा कप भर के ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल। तो नारियल को मैंने मोटा मोटा कद्दूकस कर लिया था क्योंकि वैसे भी इसे हमें मिक्सी में ग्राइंड करना है। सो देखिए गुलाबी रंग पर हमने नारियल को इस तरह से भून लिया है और अब इसे भी निकाल लेते हैं। तो इसे मैं तिल के साथ ही निकालूंगी और 1 टेबलस्पून भर के मैंने खसखस यानी कि पोसद ली है। खसखस को भी हमें अच्छे से भूनना है लो फ्लेम पर, तो इसे भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 मिनट के अंदर ही हमारी खसखस भूनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए खसखस को भूनने के बाद अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून भर के सौंफ। सौंफ ऐड करेंगे तो ये जो हमारी तिल गुड़ की पूड़ी बनेगी ना, बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगी। देन मैं इसमें गैस बंद करने के बाद 1 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ सौंठ का पाउडर। एक बार इसे गरम कढ़ाई में चलाएंगे और बस निकाल लेते हैं तिल के साथ। घर में हम कोई मीठी चीज़ बना रहे हैं तो बिना कार्डमम पाउडर यानी इलायची के पाउडर का सोच भी नहीं सकते। तो फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर, जिसके लिए मैं इलायची को पीस लेती हूँ। तो देखिए साथ ही साथ एक नया मेहमान आया है मेरे किचन में, इसे भी आपको दिखाती हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी खुशी होती है दोस्तों। बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, लेकिन कीमत चीज़ के साथ नहीं होती है, उसकी खुशी के साथ होती है। तो देखिए सभी इलायची को मैंने इस तरह से ये जो मैंने मिनी मिक्सी जार लिया है इसमें डाल दिया है, क्योंकि जो छोटे छोटे मसालों की चीज़ें होती है ना बड़ी जार में पीसने में थोड़ा मुश्किल होता है, अच्छे से पीसती नहीं है। तो इस तरह से छोटा वाला जो मिक्सी का जार है मैं कब का ढूंढ रही थी। खैर अब उसे हम बाद में पीस लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मूंगफली हमने ली हुई थी भूनकर तो वो ठंडी हो चुकी हैं। उसके छिलके निकाल लेंगे, छिलकों को अलग कर लेंगे और इसे निकाल लेते हैं मिक्सी के जार में। अब हमें मूंगफली को हल्का दरदरा पीसना है और इसे पीसने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी सारी जो भुनी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि तिल, पोसद और ड्राई कोकोनट। सभी चीज़ों को इसमें डाल देते हैं और हमें अब इसे भी अच्छे से पीसना है। बिल्कुल फाइन पाउडर में नहीं पीसेंगे, हल्का सा दरदरा पीसना है। दोस्तों तिल गुड़ के पूड़ी की ये जो रेसिपी है ये महाराष्ट्र की स्पेशल रेसिपी है जो मोस्टली संक्रांति के लिए बनाई जाती है। तो आप लोग इसे किस जगह से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, इसी तरह से और भी कोई महाराष्ट्रियन रेसिपी अगर आपको सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसे भी मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। अब चलिए तिल सिंगदाने के साथ साथ मैंने इलायची को भी पीस लिया है और अब हमें इस तिल वाले मिश्रण के अंदर
ऐड करना है गुड़। तो जो इलायची हमने पीसी थी, देखिए छोटे जार होने की वजह से कम क्वांटिटी में भी ये बहुत ही बढ़िया सी पीस चुकी है। अब हम इलायची की पाउडर को किसी कंटेनर में भरकर रख देंगे, तो जिसकी वजह से इसका जो फ्लेवर है ना वो बरकरार रहेगा। तो इतनी सारी की सारी इलायची की पाउडर हमें यूज़ नहीं करनी है, इसे मैं बनाकर रखती हूँ ताकि नेक्स्ट किसी रेसिपी के लिए काम आ सके। अब चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने गुड़ को कद्दूकस कर लिया है और लगभग मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप भर के गुड़। गुड़ को कद्दूकस करना बहुत ज़रूरी है। कद्दूकस करने के बाद ही इसे ऐड करिए इस मिश्रण के अंदर और एक बार मिक्सी को पल्स पर चला लीजिए। गुड़ के साथ साथ मैं इसमें 1 टीस्पून भर के इलायची की पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और अब सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से चर्न कर लेंगे। देखिए, गुड़ जो हमें यहाँ पर यूज़ करना है बिल्कुल नरम वाला गुड़ यूज़ करें, तभी आपकी जो पोली है वो बिल्कुल भी फटेगी नहीं। अब देखिए, क्योंकि हमने इसमें नरम वाला गुड़ ऐड किया है तो हमारा ये जो मिश्रण है ना ये भी बहुत ही अच्छे से नरम बना है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है। कड़क वाला गुड़ ऐड करते हैं तो मिश्रण में गुड़ के छोटे छोटे डली जो रहेगी तो आपकी जो पोली है ना वो फट सकती है। अब मिश्रण को एक साथ कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारा सारण यानी कि स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें डो लगाना है ऊपर की परत के लिए। तो यहाँ पर हमने लिया है लगभग 1.5 कप भर के गेहूं का आटा। मैं मैदे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसमें हमें आधा कप चावल का आटा और आधा कप ऐड करना है बेसन। चावल का आटा ज़रूर ऐड करिएगा तो आपकी जो पोली है ना बिल्कुल खुशखुशीत यानी कि खस्ता बनेगी। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसमें लगभग 4 टेबलस्पून भर के ऑयल ऐड किया है मोयन के लिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर देंगे और ये जो इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पर लिए हैं कि पूरी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका एक सख्त डो बनाना है। ध्यान रहे, डो हमें सॉफ्ट नहीं बनाना है, जैसे कि हम पूड़ी के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। अब जैसे कि हम नॉर्मल चपाती के लिए डो बनाते हैं वैसा सॉफ्ट डो बनाएंगे तो आपकी जो पोड़ी है ना वो बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेगी और हम इसे 8-10 दिनों के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से सख्त डो बनाना है देखिए, और 10 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद अब आपको इस डो को अच्छे से एक बार मसल लेना है, नीड कर लेना है, चिकना हो जाए। और बस अब हमारी पोली बनने के लिए डो भी रेडी हो चुका है। तो एक नींबू के साइज जितना इसका जो टुकड़ा है या फिर इसकी जो लोई है उसे तोड़ लीजिए। लोई को हमें इस तरह से हाथों से कटोरी का शेप देना है। इसे बेलना नहीं है, हाथों से ही गोल गोल घुमाते हुए इसका कटोरी जैसा शेप तैयार कर लेंगे। और अब इस कटोरी के अंदर हमें भरनी है हमारी तिल गुड़ की स्टफिंग। तो देखिए, हाथों से फिर से मैं एक बार इसे स्क्रम्बल कर ले रही हूँ और जितनी स्टफिंग इसके अंदर आ जाए उतनी हमें ज़्यादा से ज़्यादा भरनी है। एक बार इस डो में स्टफिंग को खचाखच भर लें, तब हमें हल्के हल्के हाथों से चारों किनारों को ऊपर उठाते हुए इसे कवर करना है। ध्यान रहे स्टफिंग जो है बाहर ना आए, इस तरह से इसे कवर कर लीजिए। ऊपर का जो थोड़ा सा पोर्शन रहता है डो का उसे हमें निकाल देना है। अब इस बॉल को डायरेक्टली बेलेंगे तो आपकी जो पोली बनेगी स्टफिंग उसमें एक सार नहीं फैलेगी। तो इसके लिए इसे हमें चावल के आटे में डस्ट करना है। चावल के आटे में डस्ट करने से हमारी जो पोली है वो अच्छे से वाइट कलर में होगी और हाथों से इसे बाद में आपको इस तरह से फ्लैट करना है। तो जो स्टफिंग है ना पूरे के पूरे डो के अंदर अच्छे से फ्लैट हो जाएगी, तो पूरे के पूरे पोली के अंदर अच्छे से स्प्रेड होगी बिल्कुल किनारों तक। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सारण यानी स्टफिंग है पूरे पोली के अंदर अच्छे से स्प्रेड हो जाए बिल्कुल किनारों तक, तो इस ट्रिक को ध्यान से करिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने बिल्कुल पतली पतली यहाँ पर ये जो रोटी है बेल ली है और स्टफिंग भी देख सकते हैं पूरी पोली के अंदर अच्छे से किनारों तक स्प्रेड हो चुकी है। इसकी थिकनेस मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए कितनी पतली बेली है हमने। तो चावल के आटे की वजह से इस पोली को पतला बेलना बहुत ही आसान हो जाता है।
अब इसे गरम तवे के ऊपर डाल देते हैं। नीचे की साइड हल्के से सिक जाए तब हम इसे पलटेंगे। दोनों साइड को पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे घी लगाकर दोनों साइड को अच्छे से सेंकना है। तो देखिए दोनों साइड अच्छे से सेंकने के बाद हमारी जो पोली है इस तरह से फूल जाएगी, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। तो पतली बेलने के बावजूद, इतना सारा हमने इसमें स्टफिंग भी भरा है, उसके बावजूद भी हमारी ये जो पोली है ना बहुत ही बढ़िया सी फूल जाती है। और देखिए कहीं से भी ये जो पोली है बिल्कुल भी फटी नहीं है, टूटी नहीं है। तो अब सेंकने के बाद इसे निकाल लेते हैं। फिर से एक तिल गुड़ की पोली मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रही हूँ। आटे के पेड़े को हाथ से ही कटोरी का शेप दे दीजिए, इसमें खचाखच इस स्टफिंग को भर लीजिए। फिर इसे अच्छे से कवर कर लीजिए। किनारों को ऊपर उठाते हुए हाथों से हमें हथेली का इस साइड का यूज करके इसे इस तरह से बिल्कुल फ्लैट करते जाना है चावल के आटे के साथ। और बस अब हल्के हल्के हाथों से इसे बेल लीजिए। और हाँ, आपको एक साइड में इसे बेलना है, एक साइड में दूसरी वाली को सेंकना भी है, तो इससे आपका जो टाइम है ना वो बच जाएगा। तो एक साइड में मैं पोली को बेल भी रही हूँ और एक साइड में दूसरी वाली को सेंक भी रही हूँ। सो देखिए इस तरह से हमने इसे भी बेल लिया है। दोनों साइड से घी लगाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छे से सेंक लेंगे तो ये खस्ता बनेगी। तो इसी तरह से सभी तिल गुड़ पोली को मैं बना लेती हूँ और इसे हमें स्प्रेड करके अलग अलग सेपरेट करके रखना है ताकि ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए और इसे हम बाद में स्टोर कर सके। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी तिल गुड़ की पोली खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे इस तरह से बिखर कर रखिए। अलग अलग रखने से ये जल्दी से ठंडी होगी और देन पूरी तरह से ठंडी करने के बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। सो बनाई हुई सभी तिल गुड़ की पोली इस तरह से रेडी हो चुकी है। एक मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितनी खुशखुशित यानी कि खस्ता बनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अगर आपकी पोली खुशखुशित बनती है तो इसे आप आराम से 8 दिन तक स्टोर करेंगे तो ये खराब नहीं होगी। अंदर से इसका स्टफिंग देख सकते हैं बिल्कुल किनारों तक भरा हुआ है। तो इस मकर संक्रांति के लिए इस तरह से आप तिल गुड़ की पोली को जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करना है और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।